नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी को भी पीछे छोड़ दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। जरा सोचिए, एक इंसान जो पिछले 3 दशकों से सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहा था, वो अब एक पूरे राज्य की कमान संभालने जा रहा है। एक एक्टर से लेकर तमिलनाडु के भावी मुख्यमंत्री बनने तक की उनकी ये जर्नी सच में हैरान करने वाली है। तो चलिए, इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके शुरुआती सालों से, फिर देखेंगे कैसे वो एक एक्शन हीरो या कहें कमांडर बने। उसके बाद हम उनके रिकॉर्ड तोड़ स्टारडम, कुछ विवादों और आखिर में उनके उस ऐतिहासिक कदम की बात करेंगे जिसने उन्हें राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती सालों से, जब वो सिर्फ एक लीडिंग मैन के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। आपको बता दूं, सिनेमा विजय के खून में ही था। उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर एक जाने माने डायरेक्टर हैं और मां शोभा एक मशहूर सिंगर। तो जाहिर सी बात है, उनका डेब्यू जल्दी ही होना था। 1984 में जब वो महज 10 साल के थे, उन्होंने वेटरी फिल्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एंट्री ली। इसके बाद 18 साल की उम्र में 1992 में आए नालया थीरपुर, जो उनकी पहली लीड फिल्म थी। लेकिन जो असली ब्रेक थ्रू था ना, वो मिला 1996 में पूवे उनाकागा से। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही और फिर 1997 आते आते कदलुकू मर्यादाई के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिल गया। मतलब उनकी रफ्तार कमाल की थी। और इसी दौरान 1994 में उनकी एक फिल्म आई थी, रस्सीगन। इसकी सक्सेस के बाद ही दर्शकों ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, इलैया थलापति। इसका सीधा सा मतलब होता है युवा कमांडर, यानी यंग कमांडर। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि विजय अब आम लोगों के दिलों में अपनी एक बहुत ही खास जगह बना रहे थे। अब आते हैं उनके करियर के दूसरे अहम पड़ाव पर, यानी उस दौर पर जब वो सही मायने में कमांडर बनकर उभरे। तो साल था 2003 और फिल्म थी थिरुमलाई। सच कहूं तो ये उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। देखिए, इससे पहले विजय का जो अंदाज था वो एक चार्मिंग लवर बॉय या थोड़े कॉमिकल रोल्स वाला था, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक से वो एक फुल फ्लेज्ड हार्डकोर एक्शन हीरो बन गए और यकीन मानिए, इस एक बदलाव ने उनकी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी ही पलट कर रख दी। और ये आंकड़े इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि ये एक्शन हीरो वाला अवतार उनके लिए कितना फायदेमंद रहा। जरा इन पर गौर कीजिए। 2004 की गिली 50 करोड़ कमाने वाली पहली तमिल फिल्म बनी। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2017 पर। मर्सिल ने 250 करोड़ का आंकड़ा छू लिया और 2023 की लियो को तो आप जानते ही हैं, सीधे 600 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई। ये ग्रोथ सच में दिमाग घुमा देने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके इसी स्टारडम और बॉक्स ऑफिस पर उनकी बादशाहत की। बस इस एक नंबर को देखिए, 69 फिल्में। पिछले 3 दशकों में मुख्य अभिनेता के तौर पर इतनी सारी फिल्में करना कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि उन्होंने कितना काम किया है, बल्कि ये साबित करता है कि इतने सालों तक दर्शकों को थिएटर्स तक खींच कर लाना और खुद को हमेशा रेलेवेंट बनाए रखना, ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। और इस मेहनत का फल क्या मिला? जरा इस नंबर को पढ़िए, 200 करोड़ रुपए। जी हाँ, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के लिए उनकी अनुमानित फीस यही थी। मतलब इतने सारे जीरो हैं इसमें। इस एक फिगर ने उन्हें भारत के सबसे महंगे और हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जहां बहुत ज्यादा रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी होती हैं। तो अब बात करते हैं उनके विवादों और निजी जीवन की कुछ चुनौतियों की। जब आप इतने बड़े सुपरस्टार होते हैं, तो आपकी हर बात पर नजर रखी जाती है। उदाहरण के लिए, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी फिल्मों जैसे कि बीस्ट और लियो की तीखी आलोचना की। उनका कहना था कि इनमें नशा और धूम्रपान जैसी आदतों को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। इसके अलावा बीस्ट और उनकी हालिया रिलीज जन नायकन में मुस्लिम किरदारों को नेगेटिव तरीके से दिखाने का भी कड़ा विरोध हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ संगठनों ने तो बाकायदा फतवे तक जारी कर दिए थे। और परेशानियां सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं थी। कानूनी और निजी मोर्चे पर भी काफी उथल-पुथल रही। 2015 और 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ठिकानों पर बड़े छापे मारे और 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी का लंबा विवाद भी चला।
फिर 2021 में अपनी इंपोर्टेड रोल्स रॉयस कार के एंट्री टैक्स को लेकर भी वो मुकदमों में उलझे रहे। और हाँ, अगर निजी जिंदगी की बात करें तो 2006 में एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई, जब उनकी पत्नी संगीता ने बेवफाई का हवाला देते हुए 26 साल पुरानी शादी के बाद तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। खैर, इन सब उतार चढ़ावों के बीच उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्न आना अभी बाकी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उनके राजनीतिक सफर की ओर। अब यहां एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है। स्क्रीन पर डायरेक्टर के इशारे पर एक्शन करने वाला एक सिनेमाई कमांडर असल जिंदगी में करोड़ों लोगों का असली नेता कैसे बन गया? मतलब थलापति से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। आखिर यह सब हुआ कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। उन्होंने 2009 में ही अपना फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम शुरू कर दिया था। फिर सालों की तैयारी के बाद फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की आधिकारिक शुरुआत की। हालांकि ये सफर भी दर्दनाक रहा। सितंबर 2025 में करूर में उनकी एक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की बेहद दुखद मौत हो गई, जिसका उन्हें भारी शोक भी हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद जब 2026 के विधानसभा चुनाव हुए तो उनकी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी। और अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो उनकी जीत का पैमाना साफ समझ आ जाएगा। पेरंबूर सीट से खुद विजय ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें लगभग 58.89% वोट मिले, जबकि उनके सामने जो डीएमके के उम्मीदवार थे वो करीब 32.61% पर ही रह गए। ये डेटा साफ बता रहा है कि कैसे उनके फैंस का प्यार और सिनेमाई स्टारडम असल जिंदगी के मजबूत वोटों में बदल चुका था। मुझे यहां उनकी एक बात याद आ रही है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही जनवरी 2026 में जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से एक लाइन कही थी, मैं किंग मेकर नहीं हूं, मैं जीत हासिल करूंगा। उनका ये स्टेटमेंट ही बता रहा था कि वो किसी के पीछे खड़े होने नहीं आए हैं, बल्कि सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथों में लेने आए हैं। कॉन्फिडेंस देखिए आप। और आज उनका वो कॉन्फिडेंस सच्चाई में बदल चुका है। फिलहाल वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मनोनीत हैं और 7 मई 2026 को शपथ लेने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक 18 साल का एक लड़का जो पहली बार कैमरे के सामने आया था, वो आज एक पूरे राज्य का नेतृत्व करने जा रहा है। सचमुच ये सफर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। सिल्वर स्क्रीन पर तो इस कमांडर ने हर जंग जीती, हर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन क्या असल जिंदगी में एक राज्य की कमान संभालना उतना ही आसान होगा? क्या वो राजनीति के सेट पर भी एक कामयाब और कुशल प्रशासक साबित हो पाएंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी।